हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो गाइस, आज बात करेंगे आपके वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कंसेप्ट की। और सर आप इसको अंडररेटेड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यार कहीं ना कहीं आप इसको अवॉइड कर देते हो, कहीं ना कहीं इसके कंसेप्ट आपको फंसा देते हैं और इसके क्वेश्चंस में आप कहीं ना कहीं कंसेप्ट वाइज भी मिस्टेक कर लेते हो। ओके, तो आज मैं सिखाने वाला हूँ ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू आपके दिमाग में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैंड करने वाला हूँ इस कम से कम टाइम में। और जो मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चंस है ना हर वैरायटी का, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो कंसेप्ट भी सीखना है, ठीक है? न्यूमेरिकल तो करेंगे ही ना, कंसेप्ट भी सीखना है, ठीक है? आपका टाइम भी तो बचाना है बॉस, ठीक है? और उस पर आने वाले क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बिना टाइम गंवाए डिस्कस करते हैं। कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू आपको कंसेप्ट पहुंचाने वाला हूं, ठीक है? समझ गए होंगे आप, दिमाग में आ गया ना कैलोरीमेट्री, ठीक है? सो देख लो भाई, क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ लो उसको शिद्दत के साथ, बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को करने का मेरा मेन मोटो क्या है कि इसमें कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है वो सीखूंगा, और वन बाय वन यही करना है हमने। पहले क्वेश्चन में क्या सीखना है, फिर दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, नेक्स्ट में क्या। कंसेप्ट पे ध्यान देना भाई, कैसे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? अब एक चीज बहुत क्लियरली देखो आप, उसने बोला एक आइस है सर, उस आइस को ना किसी हाइट से फॉल किया गया है, ठीक है? क्वेश्चन में क्लियरली बोला है पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h, और इसको इस तरीके से फॉल किया गया है कि जब ये नीचे आती है तो कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है ना, मेल्ट कंप्लीटली। और जब ये मेल्ट होगी ना, आप खुद सोचो ना, आइस जब ऊपर से नीचे आ रही होगी, मेल्ट हो जाएगी, तो उसका पानी बन गया होगा, ठीक है? यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आइस का मेल्ट होना, है ना, आइस का मेल्ट होने का मतलब क्या हुआ? मेल्ट होने के बाद आइस अपनी इनिशियल जो भी उसकी फेज है, स्टेट है, सॉलिड है, इनिशियली वो एक पीस है, फिर वो वाटर में बन गया। तो यार इसका तो ना फेज चेंज हुआ है, सॉलिड से वाटर बन गया, रूप बदल गया उसका। और जब दोस्तों रूप बदलता है ना, तो आइस को मेल्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, पहली बात तो वो लिख लो, मेल्ट होने के लिए m×l, ये आइस की मेल्ट होने के लिए एनर्जी है, ठीक है? ये ध्यान रखना। सर यार अगर मेल्ट ना होती, केवल टेम्परेचर बढ़ता, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करे केवल तो एनर्जी यूज होती है ms∆T। पहले तो ये कैसे यूज होती है ना, इनको पहचानो आप। इसमें टेम्परेचर है देखो, तो ये तभी यूज होगी जब केवल रूप ना बदले, फेज चेंज ना हो, समझ गए? पानी है, अगर वो गर्म ठंडा पानी है, उसको टेम्परेचर बढ़ा दो, गर्म हो गया, वेपर्स नहीं बननी चाहिए, बस उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर पानी को इतना गर्म कर दिया कि वेपर्स बन गई, तो पानी जो था लिक्विड वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फेज चेंज हो गया, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, ठीक है? यहां पे चूंकि हम आइस की बात कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ आइस यूज करेंगे। एल का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है? गिवन होगी कहीं ना कहीं, आप पता होता है हमें, ठीक है? अब इसमें क्या पूछा गया आपसे पता है कि जब ये आइस यहां से नीचे गिरी होगी तो इसके पास जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे कितनी एनर्जी है, mgh। जब कोई चीज किसी हाइट पे होती है तो हाइट की वजह से उसके पास इतनी एनर्जी होती है ना भाई, तो वो बोल रहा है कंप्लीटली मेल्ट कर गई। और उसने बोला कि जब ये नीचे गिरेगी तो आइस को मेल्ट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, आइस को मेल्ट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो इसकी टोटल एनर्जी की केवल 1/4 है। मतलब इसने अपने आप को मेल्ट करने के लिए टोटल एनर्जी का केवल 1/4 एनर्जी ही एब्जॉर्ब किया। मतलब सर टोटल एनर्जी है हमारे पास mgh, उसका 1/4 पार्ट ही यूज हुआ केवल आइस को मेल्ट कराने के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियर लिखा है, ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब बाय द आइस। और जो आइस ने एब्जॉर्ब की उसने उसको मेल्ट किया होगा, ठीक है? तो भाई क्या करना है, ये आपको पता है, आइस मेल्ट होने के लिए ये रही, तो m×l, ठीक है? u कितना है सर, हाइट पे mgh, एनर्जी 4, m से m कैंसिल, आपको निकालना है h, तो ऐसे निकाल दो ना, 4l/g, पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज दैट सर, 4 × 3.4। और लेटेंट हीट आपको दे रखी है 10⁵ भी है, और डिवाइड में g की वैल्यू है रही, ठीक है? तो सर h कितना आ गया देख लो भाई, ठीक है? अब कर ही लोगे यार, ये हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इतना 10⁴, एक 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 136 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 10⁵3। 3 को आप लिख सकते हो किलोमीटर, 136 किलोमीटर। दिस इज द हाइट जहां से आइस को छोड़ा गया है, इतनी हाइट से छोड़ा गया है। और इतनी हाइट से छोड़ने के बाद उसकी जो मेल्टिंग एनर्जी है वो 1/4 है, केवल टोटल रिलीज्ड एनर्जी की, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड यू कैन यूज द कंसेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ढंग से और उसी का यूज करो। बस ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये तब यूज होगा जब फेज चेंज होगा, ये तब यूज होगा जब केवल टेम्परेचर चेंज होगा, नॉट फेज,
समझ गए होंगे। अब आप एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके थ्रू और बेहतरीन तरीके से आप ये कंसेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यार यूज करते हैं बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, देख लो, कंसेप्ट सिखा के रहूंगा, आपके दिमाग तक पहुंचा के रहूंगा। अगर इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्ट पर डिपेंडेंट, तो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, आपके सामने है ना। मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाया क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, देख लो। स्टीम की बात कर रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर विच इज एट 10 डिग्री सेल्सियस। समझ गया आप। मतलब सबसे पहले तो समझो एक कैटेगरी क्या है। ये कैटेगरी है स्टीम प्लस वाटर के मिक्सचर की, ये ध्यान देना। अब आपका और भी बेहतरीन कंसेप्ट बिल्डिंग हो गई है, यहां से ध्यान से समझना। दिस इज द कैटेगरी ऑफ स्टीम प्लस वाटर, मतलब वाटर में स्टीम पास करा रहे हैं। सपोज करो ये वाटर है और वाटर को हमने 20 ग्राम उसका मास दे रखा है, इनिशियल वाटर का मास, ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस पे इनिशियल ये है। सिंपली आपने क्या किया कि इससे स्टीम पास करा दी, और जब इससे स्टीम पास होगी, स्टीम इससे पास होगी तो क्या होगा, और स्टीम को उसने बोला है स्टीम जो है वो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे है, जो कि होती भी है ना, जो हम यहाँ पे जनरली मान रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है सर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि when the water acquires a temperature of 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब सर क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं जब इस वाटर से हमने स्टीम को पास कराया ना दोस्त 100 डिग्री पे, तो जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 10 से बढ़ के 80 हो गया होगा, है ना। वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, क्यों सर, क्योंकि स्टीम ज्यादा टेम्परेचर पे है, वाटर कम टेम्परेचर पे है, तो स्टीम अपनी हीट रिलीज करेगी, स्टीम अपनी हीट रिलीज करेगी, और वो किसको देगी, वाटर को। हाई टेम्परेचर वाली चीज लो टेम्परेचर को हीट सप्लाई कर रही है यहाँ पे, और ये स्टीम प्लस वाटर का मिक्सचर है, ध्यान से समझना। तो सर ऐसा कैसे करेंगे, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब स्टीम पास कराने के बाद मिक्सचर में जो वाटर का मास है, फाइनल मास ऑफ वाटर वो बताना है ना, फाइनल मास। इसका मतलब क्या हुआ सर, इनिशियल वाटर का कंटेंट कितना है, 20 ग्राम है वाटर केवल। देखो ना, जब स्टीम जो है वो वेपर्स फॉर्म में होती है, ठीक है, स्टीम जब वाटर से पास होगी तो कंडेंस होगी, मतलब उस स्टीम का कुछ पानी बन जाएगा, आपने देखा भी होगा। उबलते हुए पानी के ऊपर एक ढक्कन रख दो तो ढक्कन के ऊपर पानी के बूंदे जम जाते हैं ना, वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाती है, समझ गए आप। तो इस स्टीम से जो एक्स्ट्रा पानी बना होगा वो प्लस ये ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आपने बोला मिक्सचर में वाटर का कितना मास होगा, अब पहले इनिशियल मास ऑफ वाटर कितना था 20 ग्राम, ये तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, प्लस जो स्टीम कंडेंस हुई, स्टीम का जो मास वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है, वो निकालना है बस यहाँ से, है ना। यहाँ पे ऐड कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सर कंसेप्ट क्या है, देख लो भाई ध्यान से। जब भी मिक्सचर वाले क्वेश्चन आए कि स्टीम में वाटर को ऐड किया गया या स्टीम में आइस को मिक्स किया गया है, आइस को मतलब स्टीम के साथ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या वाटर को आइस के साथ मिक्स किया गया है, तो इनमें हमेशा क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसमें कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यूज करना है। मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लॉस करेगी, यानी हीट निकालेंगे आप लॉस्ट, ठीक है, और जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वो हीट गेन करेगा, तो आप निकालेंगे हीट गेन। और यहाँ पे हीट गेन कौन कर रहा है, आप देख सकते हो वाटर, लॉस कौन कर रहा है, स्टीम। बस होगी कहानी खत्म। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यार क्या बात कर रहे हो, स्टीम हीट दे रही है, वाटर हीट ले रहा है, सीधी सी बात है। कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल इसी बात पे डिपेंड करता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में आपने लिखना है हीट लॉस्ट किसकी है इक्वल टू हीट गेन किसने करी है, ठीक है, ये लिखना है बस और उड़ा देना है। तो यार सर कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मतलब क्या करेंगे, देखो भाई देख लो ध्यान से। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला गया है कि स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई किया गया, वाटर को पास कराया गया, ठीक है, और वाटर ने अपना टेम्परेचर 10 से 80 बढ़ा लिया, तो वाटर का तो टेम्परेचर बढ़ रहा है केवल, है ना, समझ गए आप, वाटर का केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब इसका जो गेन हो रहा है, जो वाटर गेन कर रहा है, इसकी हीट किस फॉर्मूले से निकालोगे, जब केवल टेम्परेचर चेंज होता है, आप निकालोगे ms डेल्टा t से, समझ गए आप, यानी मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, समझ गए होंगे। हीट लॉस्ट किसने की है, स्टीम ने क्या किया है, हीट लॉस की है ना, और इसका मतलब सर हीट लॉस कर रहा है ये, और ये कहां तक लेके जा रहा है, 80 तक लेके जा रहा है, मतलब स्टीम ने क्या किया, वाटर के टेम्परेचर को 10 से 80 कर दिया, मतलब ये हीट सप्लाई करेगा 100 से 80 करने में। तो एक तो ये टेम्परेचर चेंज कर रहा है, दूसरा ये कंडेंस भी हो रहा है। तो यहाँ पे स्टीम के पास दो प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना। एक तो यहाँ पे समझो, जो स्टीम है ना, स्टीम, ये जो स्टीम है आपके पास,
ये सर क्या कर रही है, एक तो इसका देखो ना, स्टीम है, वेपर्स फॉर्म है, वाटर बन जाएगा, तो कंडेंस भी हो रही है, और कंडेंस होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, m/L प्लस टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, 100 से 80 तक लेके जा रहा है ये स्टीम वाटर के टेम्परेचर को। तो यहाँ पे आप ms डेल्टा टी भी यूज करोगे, तो स्टीम के लिए दोनों फॉर्मूले वैलिड होंगे। क्यों सर, मैंने आपको बताया था जब फेज चेंज हो तो ml यूज करना, जब टेम्परेचर चेंज हो तो ये यूज करना। अगर दोनों चेंज हो रहा है तो दोनों एनर्जी यूज होगी, और यहाँ पे स्टीम के साथ दोनों फिनोमिना हो रही है। पहला उसका रूप भी बदल रहा है, वेपर से कुछ वो वाटर में भी बन गया, और उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, समझ गए आप, टेम्परेचर भी। सो वी हैव टू यूज बोथ वैल्यूज फॉर स्टीम एंड यू हैव टू पुट लॉस। क्या किया उसने, देखो यहाँ क्या करोगे, मास ऑफ स्टीम है ना, कितना मेल्ट, कितना वेपराइज, नॉट मेल्ट, कितना कंडेंस हो गया होगा, मास ऑफ स्टीम लेट्स सी m है ना, और L लेटेंट हीट ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ स्टीम इनटू ये वाला फॉर्मूला ms डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, जब वो वाटर में बन गया होगा ऑब्वियसली, और इनटू डेल्टा टी, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, ये बन गया आपका फॉर्मूला। आप ध्यान से देखें, इस तरीके से आप लिख सकते हो, बस वैल्यू पुटअप करनी है इसमें। कैसे सर, देखो मास ऑफ स्टीम ये जो है, ये तो निकालना है कि कितना कंडेंस हुआ, निकाल लो उसको। अंदर क्या बचा सर, यहाँ पे L लेटेंट हीट ऑफ स्टीम प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, स्पेसिफिक हीट, चूंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो गई होगी तो कितनी 1, सो यू हैव टू टेक 1। और स्टीम का टेम्परेचर 100 से वाटर को कितने, वाटर के टेम्परेचर को 10 से 80 तक लेके जा रहा है, तो स्टीम ने जो हीट सप्लाई करी होगी यहाँ पे वो 100 से 80 तक चेंज कराने के लिए की है। तो जब यहाँ डेल्टा टी लोगे ना स्टीम के लिए, पहला टेम्परेचर था उसका 100 माइनस 80 तक लेके गया, ठीक है, 80 तक लेके गया, हो गया कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू वाटर ने क्या किया, वाटर ने अपना टेम्परेचर 10 से 80 कर लिया, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ वाटर, क्या ये गिवन है 20 यस, स्पेसिफिक हीट वाटर आपको पता होगा दैट इज 1 इनटू उसका टेम्परेचर 10 से 80 हो गया, मतलब 10 से 80 हो गया, तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, यही करते हैं ना जब चेंज लेते हैं ना, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। अब बस कुछ नहीं करना, जस्ट यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखो दोस्तों ये आएगा यहाँ पे LS क्या है सर, 540 दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है ना, वेपराइजेशन प्लस 20 इक्वल टू 20 इंटू 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से MS आ जाएगा, ये आएगा 70 यानी 1400, और डिवाइड में आएगा 560। सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद MS आएगा 2.5 ग्राम, यानी इतना मास स्टीम का पानी बन गया होगा कंडेंस होके, इतने मास स्टीम का पानी बन गया होगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज योर मास विच इज कंडेंस्ड, ठीक है। अब इतना अगर एक्स्ट्रा वाटर बन गया तो देखो हमसे पूछा गया कि उस मिक्सचर में वाटर का कितना अमाउंट है, तो भाई वाटर का अमाउंट ये मैंने पहले लिख दिया था मिक्सचर में, ठीक है, मास ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर। नाउ इनिशियली वाटर कितना था 20, अभी कितना आ गया कंडेंस हो गए 2.5, दिस इज 22.5 ग्राम। दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस तरीके से आपने बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है, कंसेप्ट को सीखना है, समझना है। अगर बहुत क्विकली आपके दिमाग में एंटर कर जाता है, आपको लगता है कि मैं वेल कॉन्फिडेंट हूं, तो इसके क्वेश्चंस आपने करने हैं, वरना इट विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। इफ यू हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो अटेम्प्ट करना दोस्तों, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट आ गया ना और आपके पास टाइम है एग्जाम में, तो छोड़ के नहीं आने का, क्योंकि टाइम तो लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ती है, तो तब छोड़ के नहीं आने का, ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम किस टाइप के आते हैं और उससे भी कॉन्सेप्ट भी सीखना है। क्योंकि वो से एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं जिसमें टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछा जाता था। मतलब वो बोल देगा कि भाई आइस में हमने स्टीम को मिक्स कर दिया है, तो स्टीम के मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वी हैव टू कैलकुलेट दैट टेम्परेचर, ओके। सो हाउ वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ओके। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, उसको पढ़ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। देखो यार इसमें क्लियरली बोला गया है कि 1 ग्राम ऑफ स्टीम है ना, 1 ग्राम है, मतलब मास ऑफ स्टीम आपको दे रखा है, दिस इज द मास ऑफ स्टीम, यू कैन राइट, ठीक है। इसको मिक्स किया गया आइस के साथ और उसका मास भी 1 ग्राम ही है, ये तो कमाल नहीं हो गया बॉस, ठीक है। इसका मास भी है 1 ग्राम दे दिया, दोनों का ही मास है, ठीक है ना। तो सर अब क्या करेंगे, स्टीम और आइस का कॉम्बिनेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कैटेगरी कौन सी है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीम एंड व्हाट इज दैट, आइस। तो अब क्या करेंगे सर, आपसे पूछा गया जब इनको मिक्स करेंगे ना, ठीक है, आप इनको मिक्स करोगे तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर निकालना है, कम ऑन गाइस। तो भाई लोग जब भी ना टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सॉल्व करने मत बैठ जाना, बेहतरीन तरीके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये देखो
किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसका टेम्परेचर कम होता है। देखो भाई क्लियर है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं करी गई है, तो ऑब्वियसली हमें खुद ही लेना पड़ेगा। क्या सर, क्या लेना पड़ेगा सर? स्टीम जो होती है व्हाट इज दैट एट 100 डिग्री सेल्सियस, और आइस जो होती है हम मान लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे है। बिल्कुल सर सही बोल रहे हो आप। तो सर अब क्या करेंगे, देखो भाई स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है, आइस का टेम्परेचर कम है, तो हीट कौन देगा यार? ऑब्वियस है यार, स्टीम देगी। लेगा कौन? आइस लेगी। तो जो हीट दे रहा है वो लॉस कर रहा है अपनी एनर्जी, और जो हीट ले रहा है वो गेन कर रहा है। तो सबसे पहले पता है क्या चेक कर लो, हीट सप्लाइड, है ना, सप्लाइड हीट निकाल लो, यहां पे ध्यान से समझना। एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टीम एंड आइस मिक्सचर। क्लियर है? क्या करेंगे सर, हीट सप्लाइड, सप्लाई कौन कर रहा है सर? स्टीम बाय स्टीम, ये निकाल लो। आपने टेम्परेचर नहीं निकालना है, जो मैं बोल रहा हूं पहले वो करना है ना। हीट सप्लाइड बाय द स्टीम, तो वो क्या होगी सर, हीट कितनी सप्लाई करेगा स्टीम? 100 से 0 तक जाने के लिए, है ना, 100 से, क्वेश्चन में यही बोला गया क्लियरली, 0 तक जाने के लिए। तो मैक्सिमम हीट कितनी कर सकता है अपने आप को कंडेंस करने के लिए? तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू एल, और एल क्या लेंगे? वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेंगे कि नहीं, है ना। आप देख लो ध्यान से, ठीक है। तो सर अब क्या करेंगे, देखो भाई मास कितना है 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी 540, किसके लिए सर? स्टीम के लिए। तो जो हीट सप्लाइड करेगा ना स्टीम, वो टोटल आई है 540 कैलोरी। पहली बात तो आपने ये निकाल लिया, है ना। तो इसका मतलब सर हम करना क्या चाह रहे हैं, हम जो स्टीम ना यहाँ पे हीट सप्लाई कर रही है उसको निकालेंगे, और आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए उसको निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे, वहां से डिसाइड करेंगे टेम्परेचर कितना आएगा, ठीक है। ये है मेन कंसेप्ट। अच्छा सर अब क्या करेंगे, अब आपने निकालना है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से समझना, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट। ओके सर, यानी मेल्ट होने के लिए आइस को कितनी हीट की जरूरत है, आप खुद सोचो। अब इसमें उल्टा प्रोसेस हो रहा है बॉस, ठीक है। क्या सर, आइस जो है वो 0 पे है, पहले वो वाटर में जाएगी, मतलब अपना फेज चेंज करेगी, फिर वाटर से वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मतलब जो आइस है पहले ये वाटर बनेगी, और ये 0 पे है, तो वाटर जो बनेगा वो 0 पे ही बनेगा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। और फेज चेंज होने के लिए हीट चाहिए m इंटू एल, समझ गए। अब ये चूंकि स्टीम 100 पे है, तो ये वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा 100 तक, तो वाटर जो बनेगा वो 100 तक जाएगा, और इसके लिए उसको टेम्परेचर चेंज हो रहा है। वाटर यहाँ पे भी है, वाटर यहाँ पे भी है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे ms डेल्टा T यूज होगा। यानी आइस अगर 0 से 100 तक जाना चाहती है तो 2 फेज आएंगे, एक अपना फेज चेंज करेगी, एक टेम्परेचर चेंज करेगी। तो कैसे निकालेंगे सर, हीट रिक्वायर्ड जो आइस को चाहिए, आइस को मेल्ट होने के लिए, m इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस ms डेल्टा T, ये निकाल लो यहां से। कितनी आई सर, मास 1 है, लेटेंट हीट 80 है, प्लस मास 1 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है। यहां पे चूंकि वो वाटर बन चुकी होगी तो यहाँ स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए नहीं है। और डेल्टा T कितना है सर, देखो 0 से 100 यानी मैक्सिमम 100 है माइनस 0, ठीक है। तो ये आ गया 80 प्लस 100 180 कैलोरी, ठीक है। सो दिस इज द हीट रिक्वायर्ड बाय आइस, ठीक है, 180। तो सर यार क्या बात कर दी आपने, क्या कर रहे हो आप, मतलब पता नहीं चल रहा। देखो ना ध्यान से समझो, अगर हम टेम्परेचर डायरेक्ट निकालते भाई पंगे हो जाने थे। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टीम कितनी मैक्सिमम हीट सप्लाई कर सकती है और इसको कितनी चाहिए, इसको इतनी चाहिए मेल्ट होने के लिए। तो आप देखो ध्यान से, यहां पे जो स्टीम ने हीट सप्लाई की वो ज्यादा है, और जो आइस को चाहिए वो कम है। समझ गए आप, मतलब आइस को कम चाहिए क्योंकि ये 540 है, ये 180 है केवल। तो इसका मतलब समझो, आइस जो स्टीम है यहाँ पे वो आइस को कंप्लीटली मेल्ट भी कर रही है, और उसमें से कुछ ना कुछ बच भी जा रहा है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम सेट हो गया होगा। मतलब आपसे पूछा गया जो मिक्सचर बना होगा आइस और स्टीम से, जो मिक्सचर क्रिएट हुआ होगा दोस्तों, ठीक है, उसका टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो अगर स्टीम जो उसको हीट सप्लाई कर रही है उसकी हीट रिमेनिंग है, वो बच जाती है, तो इक्विलिब्रियम सेट हो गया होगा। यानी इक्विलिब्रियम का अभी भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि स्टीम बची हुई है, और स्टीम कितने डिग्री पे होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन, नो नीड टू सॉल्व टू फाइंड द टेम्परेचर एक्स्ट्रा, ये आपको कोई जरूरत नहीं है बॉस, यू कैन राइट 100 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इनिशियली जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और वो कंप्लीटली कंडेंस नहीं हुई है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर उसका पहले था, अभी भी मिक्सचर का टेम्परेचर 100 ही रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसे ही सॉल्व करने हैं।
अगर ये क्वेश्चन स्टीम और आइस का है तो हम क्या करेंगे, आइस को कितनी एनर्जी चाहिए वो निकाल लेंगे, स्टीम ने कितनी दी वो निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर स्टीम की एनर्जी ज्यादा है, स्टीम का इनिशियल जो भी टेम्परेचर होगा मिक्सचर का टेम्परेचर वही होगा, बात खत्म। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर, लेकिन सर अगर ऐसा होता आइस होती और वाटर होता, ठीक है, तो वाटर सप्लाई करता है एनर्जी और आइस को चाहिए थी, बिल्कुल सेम सिचुएशन उसमें भी चलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल सेम सिचुएशन उसमें भी चलेगी। तो आपने बस क्या करना है, कंपेयर करना है ना दोनों की एनर्जी को, और इस तरीके से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन दोस्तों क्रैक कर सकते हो। कंसेप्ट भी सीख लिए हमने, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए इस थोड़े से टाइम में, जो बहुत प्रेशियस टाइम है हमारा, इसमें इतना आई थिंक सफिशिएंट है। आप इसको फोकस करें, दिमाग से अगर इन्फॉर्मेशन गई होगी, आपको कंसेप्ट समझ में हो गया, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार, एक दो तीन बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट आ जाएगा। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो एक तो लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब आपके पास टाइम होगा तभी अटेम्प्ट करना है, और वो तो भी तब जब कंसेप्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको डेविएट करेगा ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें कैलकुलेशन लेंथी होती है, उसको अवॉइड करना है इस समय एग्जाम में। कंपटीशन में कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है, सारे क्वेश्चंस ही नहीं टारगेट करने होते हैं, वो करने हैं जो कम से कम टाइम में ज्यादा हो जाए, ठीक है। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।